आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ममता सिंह की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में, सवालों के शोर में डूबी खाम रही थी। मंच के कोने में सरस्वती की मूर्ति रखी थी, जहां गोलाई से दिए सजे हुए थे, जिन्हें मुझे प्रज्वलित करना था। दीवार पर बड़े से पोस्टर के सामने 4 कुर्सियां लगी थीं, जिसमें एक पर बड़े आदर के साथ मुझे बिठा दिया गया था। मंच के मुहाने पर फूलों की झालरों की कतार सजी हुई थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी खोज! अरे, इस विद्यार्थी में काफी पोटेंशियल है, बड़ा वैज्ञानिक बनेगा ये लड़का। बगल की कुर्सी पर बैठे अध्यक्ष महोदय ने अपनी राय दी थी। हाँ, इन्हें तो कोशिश करके विदेश की ओर रुख करना चाहिए। भारत का खाटी माल विदेश में और वहां का नकली अपने देश में। अपने देश की प्रतिभा का इस्तेमाल अपने देश में ही किया जाना चाहिए। अपनी समझ में बेहद जरूरी और मुकम्मल बात कही मुख्य अतिथि ने। अपने देश की प्रतिभा अपने देश में रहेगी, तभी तो एक नाकाबिल व्यक्ति उस प्रतिभा से अपनी रोटी सेक सकेगा। मेरे पापा के साथ भी तो यही हुआ था। उनकी प्रतिभा की रोटी किसी और ने खाई थी। वो साइंस टेक्नोलॉजी चिप पर रिसर्च करके विदेश से लौटे थे। वो रिसर्च भी कोई सामान्य नहीं थी। उन्होंने ऐसे स्मार्ट वॉच की डिजाइन की थी जो दिल की बीमारी के बारे में पहले ही पता लगा ले। प्रेस्टीजियस जॉब ऑफर हुई थी, पर वतन से मोहब्बत के चक्कर में वे वतन नहीं छोड़ सके। जॉब ठुकरा दी थी। मोहब्बत इंसान से हो, वस्तु से हो, जरूरत से ज्यादा हो तो दिल की नदी में ही नहीं, आसपास भी बाढ़ आ जाती है। पापा अपनी ईमानदारी और प्रतिभा के सैलाब में डुबो दिए गए थे। जिस कंपनी के लिए उन्होंने रिसर्च किया था, उनकी खोज को उसी कंपनी के सीईओ ने अपने नाम से लॉन्च कर लिया था। उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई थी जब उन्होंने इस बात का विरोध दर्ज किया और नौकरी छूट जाने की मीठी धमकी मिली थी। फिर तो कई रातों की उनकी नींद उड़ गई थी। उनकी नौकरी जाना मतलब परिवार की गति और जरूरतों का रुक जाना। तब उन्हें नौकरी छूटने से ज्यादा सही लगा था मन का कुचला जाना। मन का क्या है, थोड़ा बहुत अपमान सहने की आदत डाल ही लेता है। उनके मन का अंधेरा और धुंध घर में छाया रहने लगा था। उनके डिप्रेशन की मार सबसे ज्यादा मुझे झेलनी पड़ी थी। एक रोज मैं बिल्डिंग के नीचे लॉन में खेल रहा था। खेलते खेलते एक लड़के से जोरदार झगड़ा होने लगा, जमकर गाली गलौज। मैं भी जमकर गालियां दे रहा था। उसने मुझे बुरे अपशब्द कहे। प्रत्युत्तर में मैंने भी कुछ बुरा भला बोला। बस ठीक उसी समय एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर महसूस हुआ। महसूस क्या हुआ, गाल और कान झनझना गए। मुड़कर देखा तो सामने पापा खड़े थे। उन्हें अपना सच बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो जो अपनी आंखों से देखते वही सच मानते थे। उनकी आंखों ने देखा कि मैं निचले तबके का बच्चा बन चुका हूं। उन्हें अपने स्टेटस का खासा ख्याल रहता था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं स्कूल के लिए निकला तो मन कहीं और उड़ने लगा। मन के साथ को क्यों तंग करना हमें क्यों इसका रट्टा मारने को कहा जाता है। सामने से डबल डेकर बस चली आ रही थी। स्टॉप पर रुकी और मैं दौड़कर चढ़ गया। कंडक्टर ने ऊपर से नीचे तक सवालिया निगाह से मुझे देखा, लेकिन टिकट दे दिया। मुंबई की यही खासियत है कि दूसरों की जिंदगी में कोई ज्यादा दखल नहीं देता। मन मन में हनुमान चालीसा में पढ़ता रहा कि बस में कोई परिचित न मिल जाए जो पूछताछ करे और प्यार से मुझे मेरे घर पहुंचाने या पापा से बताने का बीड़ा उठा ले। मेरी खुद से लगातार गुफ्तगू चलती रही कि घर पहुंचकर मुझे क्या क्या कहना है और मेरे ऊपर क्या क्या बीतने वाली है। इसके लिए भी खुद को मैं तैयार कर रहा था। अरे, जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल तो आजादी के लिए मिले समय का आनंद ले लिया जाए। बस ने ठीक बैंड स्टैंड के पास मुझे उतारा, जहां समंदर उस वक्त उफान पर था, लेकिन मन के ज्वार से कम था समंदर का उफान। स्कूल यूनिफॉर्म में यहां अकेले कैसे आए? कहीं बंक मार कर तो नहीं आए? इस बुजुर्ग आवाज ने मेरे कान खड़े कर दिए। दिल की धड़कनें बढ़ीं। कहीं कोई परिचित तो नहीं ये?
मैंने उन्हें ब्लैंक लुक देते हुए फौरन वहां से निकलकर बस स्टॉप की ओर चल दिया। उन बुजुर्ग की आवाज मेरे लिए मुसीबत बन चुकी थी। मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरे स्कूल न पहुंचने की खबर घर भर में हवा की तरह फैली हुई थी और बड़े पैमाने पर मेरी खोजबीन हो रही थी। अड़ोसी पड़ोसी आकर संवेदना का फाहा लगा रहे थे। कुछ लोग बच्चों के गुम हो जाने की तरह तरह के किस्से भी सुना रहे थे। मुझे इस भयावह स्थिति का अंदाजा कतई नहीं था। मैंने तो सोचा था मम्मी घर में होंगी, थोड़ा बहुत वो डांटेंगे, डांट सह लूंगा। पापा भी घर में होंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये उनके दफ्तर में होने का वक्त था। इस समय तो सिर्फ मम्मी ही मिलती थी। गलियारे से कमरे की ओर जाते हुए मैंने कनखियों से देखा तो पाया कि मेरे ऊपर कई निगाहें चिपकी थीं, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी और लाल आंखें पापा की ही थीं। अपना बैग टांगे मैंने सर गर्दन झुका रखी थी और जल्दी से गलियारा पार कर बाथरूम में घुस जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर तो जैसे जम गए थे, उठ ही नहीं रहे थे। एक एक कदम कोशिश करके उठाना पड़ रहा था और गाल के पास अपना हाथ जमा रहा था कि तमाचे के झनकार से कान झंकृत होने ही वाले हैं, पर पूरा गलियारा पार कर गया। मार नहीं पड़ी मुझे। मार पड़ जाती तो शायद दिल से बोझ उतर जाता। तो तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो? पापा की ये आवाज ऊंची नहीं बल्कि टूटी हुई और हारी हुई थी। पता नहीं जरा जरा सी बात पर वे हार क्यों मान लेते थे। मैं तो मम्मा पापा जिंदगी भर करते हैं। स्कूल में ड्रामा का आज फाइनल रिहर्सल था। तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना था तो तुम टीचर को बता देते कि तुम्हें नहीं करना है। स्कूल से बंक मारने का नतीजा क्या क्या हो सकता था, तुम्हें इसका अंदाजा है इसका अंदाजा बताओ। इस बार पापा की आवाज में रोष था, गुस्सा था। ओह, तो ये आग राहुल सर ने लगाई है। मैं सिर्फ जमीन की ओर देखता रहा। मैं अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक यूं ही आईने में खुद को देखता रहा। फिर मोजे खोले, ये उठाकर कमरे के एक कोने में फेंका, दूसरा मोजा दूसरे कोने में, वो फेंका, यूनिफॉर्म जमीन पर गिरा दिया। मम्मी आएंगी तो सब फटाफट बटोर लूंगा। आंखों में आए आंसू को उंगली पर लेकर फूंक मार दी। नाक में जमी पपड़ी साफ कर चादर के कोने में पोंछता रहा। मुड़कर कमरे के दरवाजे की ओर देखा। अरे गंदा काम है, नाक में उंगली डालना गंदा काम है, लेकिन मेरा प्रिय काम करते हुए कहीं मम्मी मुझे देख न ले। अगर देख लिया तो एक दो एथिक्स के लेसन पढ़ा जाएंगी। और फिर अपनी सोच पर मुस्कुरा दिया मैं। स्कूल में एक लड़के ने मुंह से गैस मारने की आवाज निकाली तो बाकी लड़के हंस पड़े थे। उस लड़के को रिमार्क मिल गया था। भला इस नेचुरल बात में रिमार्क देने की क्या जरूरत थी? टीचर भी जैसे रिमार्क देने के लिए मौके की तलाश में ही होते हैं। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो बड़े बोझिल मन से मैं उठा। आंखों पर छींटा मारा, रसोई की ओर देखा उधर अंधेरा सा पसरा है, जबकि इस समय मम्मी मेरे लिए नाश्ता और टिफिन बना रही होती हैं। लगता है मम्मी आज मेरा टिफिन नहीं बनाने वाली हैं। मतलब आज तक अभी तक वे नाराज हैं। अरे एक दिन तो स्कूल से बंक मारा, इसमें इतना तूफान खड़ा करने की भला क्या जरूरत है? कौन समझाए इन बड़ों को? लेकिन नाराजगी में भी वे टिफिन तो बनाती हैं। फिर क्या बात हुई? टिफिन क्यों नहीं बना रही मम्मी? छुट्टी तो आज है नहीं, कहीं कोई छुट्टी तो नहीं, मुझे पता नहीं। लगता है मम्मी पापा दोनों नाराज हैं और पापा ने मम्मी को और ज्यादा नाराज कर दिया होगा। मैंने झटपट आईपैड ओपन किया, गूगल पर सर्च किया, रूठे हुए माँ बाप को कैसे मनाया जाता है। एक लिंक खोलकर पढ़ना शुरू ही किया था कि पापा की खरजदार आवाज आई, चिंता मत करो, अब गूगल से ही होगी तुम्हारी पढ़ाई, सारी पढ़ाई गूगल से ही होगी। पापा की इस सख्त आवाज का मतलब मैं नहीं समझ पाया था। मैंने अपनी नजरें झुका ली। नजरें झुकाए हुए उन्हें कनखियों से देखा। उनके चेहरे के भाव कैसे हैं? अन्य दिनों की तुलना में वे बड़े ही बुरे नजर आए। तना हुआ चेहरा, गुस्से से लाल। उनकी बात को इग्नोर करते हुए मैं
टाइम टेबल के हिसाब से स्कूल बैग में किताबें जमाने लगा। बेटा, आज से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मम्मी ने मेरे गाल पर हाथ फिराते हुए बोला और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपने सीने। सारे सवालों से जूझते हुए मैं इतना ही बोल पाया, मम्मी, मुझे सिर्फ ड्रामा नहीं करना था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं स्कूल जा रहा था ना। ड्रामा के सर टॉर्चर करने की हद तक डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हो मेरी बात? मेरे इमोशंस आप लोग क्यों नहीं समझते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार बार नहीं होगी गलती। मम्मा, तो क्या आप लोग मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं? बोर्डिंग स्कूल में क्यों डाल रहे हैं आखिर? नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल में। कहते हुए मैंने अपना बैग फेंक दिया। स्कूल मुझे क्यों नहीं जाना है? मेरे रेगुलर स्कूल मुझे क्यों नहीं भेजेंगे आप लोग? बताइए ना। मैं जाऊंगा स्कूल, जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं जाऊंगा। गुस्से और आंसुओं से मेरे नथुने फूल रहे थे, मेरी आंखें लाल हो गई थीं। मैं मशीन नहीं हूं, मैं मशीन नहीं हूं मम्मा कि मेरा स्विच आपके हाथ में है। आप जब चाहे जो करें, जब चाहे मुझे स्कूल भेजें, जब चाहे स्कूल नहीं भेजें। आखिर क्यों? क्यों आखिर? बताइए मम्मा, बताइए। मेरी आंखों में नदी भर गई थी। तड़ाक तड़ाक ये पापा का थप्पड़ था। उनके जोरदार थप्पड़ के झटके से मैं गिरते गिरते बचा। बोर्डिंग स्कूल में नहीं, बल्कि अब तुम हमारी नजरों के सामने रहोगे। तुम्हें टीचर की डांट नहीं खानी पड़ेगी। तुम जो भी करोगे हमें उसकी जानकारी होगी, ये पापा ने कहा था। मेरी आंखों में हैरानगी का तूफान था। घर के बाहर पौधे टप टप की आवाज से झंकृत हो रहे थे। बारिश की मोटी मोटी बूंदों की आवाज थी। मेरा मन सवालों के शोर से थककर अब खामोश हो चुका था। मेरे आंखों के सामने बिखरे बिखरे चित्र थे। मैं जैसे किसी कमरे में कैद कर लिया गया हूं। चारों तरफ अंधेरा है। मैं कोई किताब हाथ में लेना चाहता हूं तो वो किताब हवा में उड़ने लगती है। फिर मैं उछलकर उसे वापस लेना चाहता हूं तो किताबों की अलमारी जैसे हिलने लगती है। ऐसा लगता है कि भूकंप आया है। मैं अपनी फुटबॉल हाथ में पकड़ने की कोशिश करता हूं, दौड़ता हूं, फुटबॉल हाथ से छूट जाती है और मैं चौंक पड़ता हूं। कल से तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, यानी कल से तुम ऑनलाइन स्कूल ज्वाइन करोगे। पापा की ये आवाज मेरे कानों में चोट पहुंचा रही थी। क्यों? मेरा क्या कसूर है? आखिर मेरा क्या कसूर है? बताइए ना पापा। कहते हुए मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। भीतर सीने में जैसे बहुत सारा कुछ अटक गया हो। गले से थूक अंदर नहीं जा रही थी। मैं जोर जोर से रो रहा था, पर मेरी आवाज सिर्फ बस ऐसी आवाज निकल रही थी। बेड पर रखे कुशन को मैं दोनों हथेलियों से कसकर दबाकर उसे मुक्के से मारने लगा। दीवार पर लगी अपनी तस्वीर को उतारकर ऊपर हवा में उठाया, फिर उसे नीचे उल्टी रख दी। कहीं टूट गया तो इस पर भी डांट पड़ेगी। बिस्तर पर तकिए में अपना मुंह छुपाकर मैं औंधा लेट गया और अपने ही आंसुओं से तकिए को देर तक भिगोता रहा। दोपहर बाद मेरी आंखें खुली तो पाया कि कोई नरम हाथ मेरे सिर पर फेर रहा है। मेरी गालों पर पड़ी आंसुओं की सफेद पपड़ियों को गीली तौलिया से कोई पोंछ रहा है। वॉल साइज खिड़की से बाहर सूखी पत्तियां चरमरा रही हैं। शायद बिल्ली उन पत्तियों से खेल रही होगी। मेरे मन का गीला पत्ता भी सूख कर सामान्य होने लगा। से परेशान होते हो, घर में रहकर पढ़ोगे तो डस्ट की समस्या ही नहीं होगी। वैसे भी इतने चक्कर काटने के बाद ये बेस्ट स्कूल मिला था, पर फिर भी ये तुम्हारे लायक नहीं निकला। इतनी छोटी उम्र में ही बच्चे बड़ों जैसी बातें करते हैं, गालियां देते हैं। यहाँ की पढ़ाई का टेम्परामेंट ही अलग है
ऑनलाइन स्कूल के पढ़े बच्चे सब बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यूएस में पढ़ाना चाहता था, यूएस में। पापा का मोनोलॉग काफी देर तक चलता रहा। मेरे भीतर इनमें से कुछ भी एक्सेप्ट न करने का भूचाल चलता रहा। यूएस से पढ़कर आपको क्या मिला पापा, क्या मिला? आखिर आप अपनी कंट्री में ही वापस आए ना। मेरे भीतर का विरोध उबल रहा था। 2 बरस कोविड के कारण हम घरों में कैद हो गए थे। किसी से न मिलो, कहीं न जाओ, बाहर खेलने मत जाओ, बाहर का कुछ खाओ नहीं। बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलने की आजादी हमें मिली थी। वापस मुझे कैद करके उसे जस्टिफाइड किया जा रहा है। वापस मुझे कैद करके इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। आखिर क्या कसूर है हमारा, क्या? पापा थोड़े दिन विदेश क्या रह आए, उन्हें अपने यहाँ की संस्कृति रास ही नहीं आती है। क्या चाहिए उन्हें, आखिर क्या चाहिए, समझ में नहीं आता है। और फिर 2 दिन बाद से ही शुरू हो गया मेरा ऑनलाइन स्पेशल स्कूल, यानी ऑनलाइन क्लासेस। सुबह 6:30 बजे मुझे जगा दिया गया और क्लास के लिए तैयार कर दिया गया। 7 बजे से क्लास शुरू हुआ था। एक बार फिर जैसे कोविड वाले कठिन दौर में मैं पहुंच गया था। अब स्क्रीन पर ही टीचर और छात्रों से मिलना होगा। घबराओ मत बेटा, इस पैटर्न में बच्चों से मिलवाया भी जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, पिकनिक पर ले जाया जाता है, ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं, सिनेमा घरों में सिनेमा दिखाया जाता है, टर्फ ले जाया जाता है, बहुत सारे गेम्स खिलवाए जाते हैं जिससे आपसी मेल जोल होता है। पापा की कही इन बातों को मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि उनकी जानकारी कितनी पुख्ता है। पहला पीरियड बायोलॉजी का था। गुड मॉर्निंग टीचर। छात्रों की इस सामूहिक आवाज के बाद टीचर ने मेरा परिचय कराया। मीट, ही इज अहान, ही इज जीनियस बॉय। अपने टैलेंट की वजह से वो ऑफलाइन स्कूल में बच्चों के बीच मिसफिट हो रहा था। सो ही केम विथ अस। ओह, तो पापा ने मेरी तारीफ के कशीदे काटकर मुझे यहाँ लापटका है। मतलब उस रोज स्कूल बंक मारने की सजा नहीं है ये मेरी। मुझे पता होता तो मैं एग्जाम खराब कर देता। 98% मार्क्स लाने की सजा है ये। सोचते हुए मैं इस ऑनलाइन क्लास में मन से बिल्कुल ऑफलाइन हो चुका था। इसलिए मैंने लैपटॉप पर अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। टेबल पर रखे कंपास बॉक्स में रंगीन पेंसिलों का नोक नाखून से तोड़ तोड़ कर बिखेर रहा था। अब इनका क्या यूज होगा? होगा भी तो कभी कभार। सब कुछ स्क्रीन पर ही करना होगा। इतने तरह के पेन ले जाता था, बच्चों के बीच शान बघाड़ता था। जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछकर कई बच्चों को अपना चेला बना रखा था मैंने। कई बच्चों की टोली थी जिसमें 2 क्लास क्लाउन थे जो सिर्फ हंसाते रहते थे, जिसमें मैं भी शामिल रहता था। मेरी कई बदमाशियां मेरी अच्छी पढ़ाई की वजह से माफ कर दी जाती थीं। स्पोर्ट्स पीरियड का इंतजार बड़ा ही सुखद होता था। बास्केटबॉल के बहाने कितनी तरह की बदमाशियां करने को मिलती थीं। बहाने से बाथरूम जाना और हथेली को कप जैसा शेप बनाकर उसे एक दूसरे के ऊपर पानी के छींटे डालना, एक दूसरे की पानी की बोतल छुपाकर यूं अनजान बनना जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। कितनी तरह की मौज मस्ती थी जो स्कूल में ही संभव होती है। यादों के इन कतरनों को सहेजते हुए क्यों ऑफ कर रखा है? आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। टीचर की सूखी आवाज ईयरफोन में चोट कर गई। मैंने अपने लैपटॉप का कैमरा तो ऑन कर दिया, लेकिन मेरे दिल का कैमरा बंद ही रहा। दिल के कैमरे में वो सीन थे जिसमें चिल्ड्रंस डे का कार्निवाल था, रोज स्पोर्ट्स डे के पीरियड में फुटबॉल का खेल था, टीचर का बड़े से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना, उनके बोलने के दौरान कुछ बच्चों की चुहल, उस पर टीचर का कभी खूब जोर से डांट देना, कभी आंखें तिरछी करके ठुड्डे पर हाथ टिकाकर उनका घूरना और बच्चों का संवेद स्वरों में सॉरी कहना। बच्चों के साथ फ्री पीरियड की मौज मस्ती थी। अपने बातों के पिटारे से सारे बच्चे ख्वाबों के गुब्बारे निकालते,
हम सब उसे आसमान में मिलकर उड़ाते थे। यहाँ मैं अकेला कमरे में बैठा हूँ। स्क्रीन पर बच्चों का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। दूसरे कमरे में मम्मा के कुछ पारंपरिक पोशाक में जाना, एक दूसरे की तारीफ करना, न जाने कितनी बातें उस रोज मेरे मन के कैनवास पर चित्रित हुई। उसी रोज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि सिर्फ एक ड्रामा न करना पड़े, इस वजह से मैंने बंक मारा स्कूल से। और फिर इतनी बड़ी सजा। कोविड के दिनों में भी होता था ऑनलाइन क्लास। उससे मुक्ति मिली तो ऑनलाइन स्कूल में झोंक दिया गया हूं मैं। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान मैं टीचर की आवाज सुनता था, लेकिन मेरी कानों में उस स्कूल का शोर होता था जो मुझसे छूट नहीं रहा था, बल्कि छुड़ा दिया गया था। 20 और 15 मिनट के 2 ब्रेक होते थे। ब्रेक में मेरी पसंद का बना पास्ता रखा हुआ था, जिसे मम्मी ने बड़े प्रेम से बनाया था। मैंने चम्मच और कांटा प्लेट में लगाया। बस फिर वे लोग आ गए मेरी आंखों में। वे लोग यानी मेरे साथी। कैंटीन जाने के लिए सीढ़ियों से उतरता रौनक, शारो, मिहित, करिश्मा और आलिया। मैं उसमें मिसिंग। क्या वे मुझे भी याद करते होंगे? हर उस लम्हे में जिनमें हम सब साथ साथ होते थे। उस रोज दौड़ते हुए स्लिपरी बरांडे में मैं, मिहित और आलिया गिर पड़े थे। घुटने में जोरदार चोट लगी थी। मैं अपना पैर सहलाने लगा। उफ, चोट लग गई। उफ, अरे क्या हुआ? चोट लग गई क्या? कहाँ? कैसे? और सभी साथी दौड़े थे और उन्होंने चोट सहलाई और हम सब फिर थोड़ी देर में मौज मस्ती करने लगे थे। सीढ़ियां चढ़ने लगे थे और दौड़ने। पल भर में वो चोट गायब भी हो जाती थी। और अब यादों के बियाबान से बाहर आया तो देखा कि पाश्ते की प्लेट पर 2 बूंदें चमक रही थीं। ये मेरी आंखों की बारिश की बूंदें थीं। अपने दुपट्टे की छोर से मम्मी मेरी आंखों को पोंछकर साफ करने लगी। मम्मी, मेरी आंखों की बाढ़ में आपका छोटा सा ये दुपट्टा डूब जाएगा। मेरी आंखों का बाढ़ आपके दुपट्टे से नहीं कम होगा। आपने जो बांध मेरे लिए बनाया है ना, उसे तोड़ दो, तोड़ दो उसे, वरना मैं टूट जाऊंगा। मैं कह रहा था, पर जानता हूं टूटना भी इतना आसान नहीं होता। टूटने से पहले हम चीजों से फिर जुड़ने लगते हैं। ऑनलाइन क्लास से खुद को जोड़ने की कोशिश करने लगा था। मेरे पास अब कोई विकल्प भी नहीं बचा था, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रोज सुबह उठकर लैपटॉप ऑन कर लेता, फिर अलसाया सा बैठा रहता। बच्चों और टीचर से हाय हेलो करने के बाद खुद को टीचर के दिए जा रहे लेक्चर से खुद को जोड़ता। बायोलॉजी के क्लास में फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। पौधे कैसे जिंदा रहते हैं, धूप, पानी, क्लोरोफिल से पौधे कैसे अपना स्टार्च बनाते हैं, दीपाली मिस विस्तार से समझा रही थीं। मेरे कान और दिमाग बड़े ध्यान से इन बातों को ग्रैस्प कर रहे थे, लेकिन मेरी आंखों के पटल पर वो दृश्य था जब शिवानी मिस स्कूल के बड़े से ग्राउंड में ले जाकर पैरासाइट्स के बारे में बता रही थीं। वे बायोलॉजी क्लासरूम में पढ़ाती, फिर ग्राउंड में ले जाकर रियल पिक्चर भी दिखाती थीं। पौधों के परागण के बारे में सिर्फ किताब के पन्ने से नहीं, बल्कि असली पेड़ पौधों को दिखाकर वे जानकारी देती। यहाँ घर के एक कमरे में बैठे बैठे मिस कितना ही चित्र खींच दें, पर मन के कैनवास पर बार बार स्कूल के लम्हे ही तिरते रहते हैं। उस रोज जब बैग से हम बच्चों ने मिलकर फूल तोड़े थे और उसका पनिशमेंट मिला था और मैंने सच बता दिया था, तो मेरा पनिशमेंट कम कर दिया गया था। पर मैंने अपने साथ वाले बच्चों के लिए भी पनिश न किए जाने के लिए टीचर से रिक्वेस्ट की थी। कई बार सजा भी निर्माण की नींव होती है और हम सब निर्मित की ओर बढ़ रहे थे। क्लास में मैं ब्रेक का इंतजार करता। ब्रेक में मैं घर से बाहर साइकिलिंग करने जाता। कभी कभी बड़े वाले झूले पर यूं ही बैठकर बिल्डिंग के पीछे से झड़ती हुई सूरज की लालिमा को देखता रहता। पापा के विचारों के मुताबिक मुझे एलर्जी की समस्या कम हो गई थी, क्योंकि मैं घर में ही कैद कर दिया गया था। लेकिन कंप्यूटर की चमकदार स्क्रीन से आंखों के पर्दे पर अंधेरा काबिज होने लगा था।
मेरी आंखों पर पावर वाला चश्मा चढ़ गया था। शाम को घर से बाहर जब बच्चों के साथ खेलने जाता तो वे हमें चश्मिश कहकर चिढ़ाते थे। उनमें से कुछ बच्चे पूछते, अरे यार तू स्कूल क्यों नहीं जाता? कुछ तंज करते, रेस्टिकेट कर दिया गया होगा बेचारा। उनमें से कुछ दया भाव दिखाते, कुछ मेरा बायकॉट भी करते। उनके बायकॉट करने से मेरा मन खुद से बगावत करता कि मैं ये सब क्यों सहता हूँ, ये सब सहने के लिए मैं क्यों अभिशप्त हूँ आखिर। उस रोज जब मैं लैपटॉप पर पीपीटी बना रहा था, मम्मी अखबार से अपना मुंह ढके हुए सोफे पर बैठी हुई थी। अखबार पढ़ने की उनकी यही स्टाइल थी। पूरा अखबार अपने मुंह पर फैला लेती और खुद को ढांक लेती थी अखबार से और पढ़ती थी बड़े ध्यान से। मम्मी मम्मी, मैं जरा स्टेशनरी शॉप से कुछ लेने जा रहा हूँ, जल्दी आना बेटा। ठीक है, जल्दी आ जाना। मैंने उनकी ओर देखा। वे संपादकीय वाले पन्ने में गहराई से डूबी हुई थी। उनके कहे का कोई जवाब मैंने नहीं दिया। दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। मैंने धीरे से साइकिल उठाई और दंदनाता हुआ अपने स्कूल, जिससे मेरे मम्मी पापा ने मरहूम कर दिया था, उस स्कूल के गेट पर पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड को अपना पुराना आईडी और एस्कॉर्ट कार्ड दिखाया। उसने मेरी ओर कुछ प्रश्नवाचक निगाह डाली, कुछ पूछताछ किया और फिर पता नहीं क्यों मेरे ऊपर शायद उसे दया आई और अंदर आने दिया। मैंने चपरासी के हाथों चिट भिजवाई अपने प्रिंसिपल के पास। जवाब आया, मैम बिजी हैं, वो नहीं मिल सकती हैं। मैंने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और एक आवेदन पत्र लिखा, जिसमें मैंने ये हवाला दिया कि मैं पिछले सेशन में इसी स्कूल का छात्र था और बड़ी जद्दोजहद के बाद, इंतजार के बाद मैं प्रिंसिपल के कमरे तक पहुंचने में सफल हो पाया। मैं प्रिंसिपल के कमरे में खड़ा था। मैम मेरी ओर चश्मे के भीतर से बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पहचान गई थीं, पर उनके चेहरे पर एक सख्ती व्याप्त थी, जैसे उनके लिए मैं अजनबी हूं। हो सकता है वो इस तरह एक्टिंग कर रही हूं। यस, तुमने तो ऑनलाइन स्कूल ज्वाइन कर लिया ना? कैसा लग रहा है? ऑनलाइन स्कूल के बच्चे तो एकेडमिक फील्ड में जाते हैं ना, बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन करते हैं, है ना बेटा? मैम ने तंज किया था। ओह, तो मेरी मम्मी पापा ने मैम से ये सब कहा था। मैम मैं वापस स्कूल में आना चाहा, बस इतने शब्द ही मुंह से फूट पाए थे और मेरे होठ थरथरा उठे थे। शब्द पूरे नहीं हो पाए, वाक्य मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन दिल से अनगिनत बातें निकलकर कमरे में गूंजने लगी थीं और कमरे तक पहुंच रही थीं। कमरे से शायद मैम के कानों तक मेरी आवाज पहुंच चुकी थी। आंखों में वो लम्हा तैर रहा था जब मेरी और एक लड़के से जमकर मारपीट हो गई थी इसी स्कूल में। उसने मुझे ज्यादा मारा था, मैं बहुत ज्यादा चोटिल हुआ था। गलती उसकी थी क्योंकि मारपीट की शुरुआत उसने की थी, मैंने तो सिर्फ अपना बचाव किया था। मैं उस दिन रो रहा था। मेरे रोने में आंसू कम थे, डर और घबराहट ज्यादा थी। यू आर द टॉपर ऑफ माई स्कूल। जीनियस बच्चों से हम पढ़ाई की उम्मीद करते हैं, बदमाशी की नहीं, मैम ने कहा था। और हो सकता है मैम को वो बात आज याद आ गई हो। मैम कुछ देर चुप रहीं, मेरी ओर अपलक देखती रहीं। फिर हौले से उनके चेहरे पर नरमी आ गई। बारीक सी मुस्कुराहट लिए वे बोली, मिड सेशन में तुम कैसे वापस आ सकते हो? तकनीक कई बार बड़ी हानि का कारण बन जाती है। हम तकनीक का उपयोग करें, न कि तकनीक हमारा उपयोग करे। ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। वे तकनीक के गुलाम हो गए। मैम मेरे भविष्य का सवाल है, मेरा फ्यूचर। मुझसे नहीं हो रहा है ऑनलाइन स्कूल। तुम्हारे पेरेंट्स को पढ़ाई का फॉरेन पैटर्न पसंद है ना, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? तुम्हारे पेरेंट्स को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्या वो वापस तुम्हें हमारे स्कूल में भेजना चाहेंगे? मैं तो तुम्हें अपने स्कूल से जाने ही नहीं देना चाहती थी। अपने स्कूल से मैं तो किसी भी छात्र को खोना नहीं चाहती।
मैं तो उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आगे। मैम, पढ़ाई मुझे करनी है ना, मुझे, पेरेंट्स को नहीं, कहकर अहान प्रिंसिपल के कमरे से बाहर आ गया। उसका मन, जो कई दिनों से उदास और खाली खाली था, उसमें जैसे ऊर्जा आ गई हो। उसके कदम बोझ की तरह धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से दौड़ रहे थे। मम्मी को तो मैं मना लूंगा, लेकिन पापा को कैसे मनाऊंगा? कोशिश करूंगा, पापा भी शायद मेरी जिद के सामने मान जाएं। और फिर मुख्य अतिथि का भाषण खत्म हो चुका था। मंच पर मेरा नाम बुलाया जा रहा था। मैं स्मृतियों के समंदर से किनारे पर आ चुका था। मैं इसी स्कूल का छात्र रह चुका था, सो मुझे अपना संस्मरण साझा करना था, और संस्मरण साझा करने के लिए ही मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। एक बार फिर मैं यादों की लहरों में गोते लगाने चल पड़ा। ममता सिंह की लिखी ये कहानी उन्हीं के स्वर में आप सुन रहे थे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।